मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि टेबल कुर्सी ही सच्ची कोचिंग है। जी, क्योंकि सुबह अगर मैं किताब देख लेती थी एक बार तो मेरा पूरा दिन स्टडी ओरिएंटेड होता था, और अगर सुबह किताब हाथ में नहीं ली तो पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता था। मैं बच्चा ये तो नहीं समझ पाता कि वो रील देख रहे हैं तो कितने सेकंड्स कितने मिनट्स बर्बाद कर रहा है, उनको उस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होता है। जब वो बंद करके बैठते हैं मोबाइल तब उनको पता चलता है कि वो हमारे 2 घंटे चले गए, 3 घंटे चले गए। तो वो चीज़ जो है वो एक तरीके से टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। अब आप अपनी सफलता की इस यात्रा के अंदर 2 शब्दों में समेटने का प्रयास करें कि किस प्रकार कम से कम शब्दों में आप ये बता सकें कि मेरी सफलता की यात्रा कैसी रही। तो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरे ये जो आरएस की जर्नी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जैसे ऐसा कोचिंग क्लासेस चलती है जालोर के अंदर ही, उसमें मैं बैठा करती थी और वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही। कि आपने अपनी तैयारी की, उसके अंदर कोई कोचिंग का रोल रहा या सेल्फ स्टडी का रहा या कोई पर्टिकुलर कोचिंग जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचने में। जो नोट्स आपको सबसे इजी लग रहे, समझ में आ रहे, उसको पकड़ लो, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, याद कर लो, समझ लो, और फिर उसके बाद में आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह, हैंड रिटन आपके ही होने चाहिए, तो आपको चीज़ अच्छे से समझ में भी आएगी और याद भी होगी। तो आप न्यू स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे और आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले और उसका क्या प्रभाव रहा, उसको आप शेयर कीजिएगा। इस मिसयूज़ मत करो उस चीज़ को, सही प्रॉपरली तरीके से मोबाइल का यूज़ करो केवल पढ़ाई के अंदर, तो ही आपको ये चीज़ बेनिफिट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके सिलेक्ट हुआ जाए या पहले पूर्व तैयारी करके फिर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया? क्योंकि जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का पॉडकास्ट खास इसलिए है क्योंकि इस पॉडकास्ट में मैं सिर्फ एक होस्ट ही नहीं वरन एक पिता के रूप में आपके समक्ष बैठा हूँ, और जो अपनी वार्ता अपनी ही पुत्री दीक्षिता वैष्णव, जिसने आरएएस परीक्षा 2024 में 266वीं रैंक हासिल की है, उसके साथ वार्ता के अंश आपके समक्ष मौजूद है। दीक्षिता, पहले तो ये बताइए आपका प्राइमरी एजुकेशन, आपका लेवल बताइए। मैंने स्कूलिंग तो जालोर से ही की है, 10th और 12th जालोर से हुई है। 10th क्लास तक मैं जेपी स्कूल में पढ़ी हूँ और 11th-12th हैप्पी चिल्ड्रंस स्कूल बागरा से मैंने किया है। ग्रेजुएशन सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर से हुई है मेरी। और रही बात सब्जेक्ट्स की, तो 11th-12th में मेरे पास में साइंस मैथ्स था, और ग्रेजुएशन में मैंने बीए किया है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर, ये सब्जेक्ट्स मेरे पास में थे। इसके अलावा आपके इस चयन में आपके परिवार का, आपके मित्रों का कोई विशेष रोल रहा है, या फ्रेंडशिप आप किस किस से और किस हद तक रखते थे, उसके बारे में बताइएगा। मेरी सक्सेस में मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उनके सपोर्ट के साथ ही मैं इस मुकाम पर पहुंच पाई हूं। और रही बात दोस्तों की, तो फ्रेंड्स मेरे बहुत लिमिटेड थे, गिनती के 3-4 फ्रेंड्स थे और उन्हीं से मैं दोस्ती रखा करती थी। लेकिन हाँ, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और घूमने के वक्त घूमना, वो चीज़ एक बाउंड्री मैंने बना रखी थी। दोस्त कम होने चाहिए ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उनकी वजह से डिस्टर्बेंस हो सकता है पढ़ाई के अंदर, हमारा टाइम ख़राब हो सकता है, और ये एक लंबी जर्नी है, उसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो दोस्त को मिनिमम रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने जो आरएएस की तैयारी शुरू की, वो तैयारी कौन सी कक्षा से शुरू की, और आपको आरएएस बनने का जो जज्बा है वो कहाँ से मिला? जी, मैंने जो तैयारी है वो, अगर पहले मैं अपने जज्बे की बात करूँ तो आरएएस बनने का जज्बा मुझे मेरे पापा से ही आया है, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तो पापा को मैंने देखा है तैयारी करते हुए आरएएस की, तो वहीं से मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ गई थी कि आरएएस जैसी भी कोई चीज़ होती है। फिर जब मैं 9th क्लास में थी तब उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, साइंस, मैथ्स, इन सब का बेस जो है वो तैयार करवाया घर पर अपने लेवल के ऊपर। तो ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों का मेरा बेस काफ़ी अच्छा हो चुका था तब तक, और उन्हीं के ही गाइडेंस में 11th-12th में मैंने साइंस मैथ्स ली थी और फिर आर्ट्स लिया था ग्रेजुएशन के टाइम पे, क्योंकि डिसाइडेड था कि मुझे जाना तो आरएस में ही है, आरएस ही करना है। तो उसी हिसाब से पापा ने मुझे रणनीति बना के दी थी और जो कि मैंने फॉलो की थी। क्या आपकी रणनीति में आपने जो 11th
ट्वेल्थ के अंदर जो साइंस मैथ सब्जेक्ट रहा उसका कुछ आपको बेनिफिट हुआ? जी बिल्कुल बेनिफिट हुआ है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि साइंस मैथ्स लेने से जो मेंटल लेवल होता है वो काफ़ी ऊपर हो जाता है, क्रिएटिविटी आ जाती है और लॉजिकल हो जाता है इंसान। और दूसरी चीज़ ये है, आरएस का एग्ज़ाम हो चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, दोनों के अंदर मैथ्स का रोल रहता है। भले ही वो मेन सब्जेक्ट्स में नहीं होते हैं, लेकिन प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से बच्चा पीछे रह जाता है। रही बात साइंस की, तो वो मेंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि 11th-12th की जो साइंस है वो आरएस के अंदर पूछी जाती है। बहुत से टॉपिक्स है जो पूछे जाते हैं, तो वो आर्ट्स के बच्चों को कंपैरेटिवली दिक्कत होती है समझने में, तो वो रट के चले जाते हैं। साइंस के स्टूडेंट्स उनको अच्छे से समझ पाते हैं, उनके आंसर्स अच्छे से लिख पाते हैं, तो इस तरीके से हेल्प तो होती है। नए जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने अपनी तैयारी की, उसके अंदर कोई कोचिंग का रोल रहा या सेल्फ स्टडी का रहा या कोई पर्टिकुलर कोचिंग जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचने में काफ़ी मदद तो की होगी, लेकिन सिर्फ उसी से आप चयनित हुए, ऐसा क्या हुआ है? हाँ, मैं इस चीज़ के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि कोचिंग इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो हमें एक सही रास्ता बता देती है और हमारा काम जो है वो इजी हो जाता है। सेल्फ स्टडी तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम जब खुद से पढ़ने बैठते हैं तो चीज़ें हम कर पाते हैं, लेकिन उसको करने में समय लगता है और हो सकता है कि हम डाइवर्ट भी हो जाए, जो चीज़ करनी चाहिए वो नहीं करके हम कुछ और पढ़ने लग जाएं। तो कोचिंग हमें डेफिनेटली उस चीज़ में हेल्प करती है, हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है अगर हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि कोचिंग आप ले भले ही, लेकिन सेल्फ स्टडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना सिर्फ कोचिंग लेकर ही सिलेक्शन तो नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप टेबल पे बैठ के अपना वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा किताबों के साथ में बिताओ, चीज़ों को समझो, याद करो, तभी पॉसिबल है ये चीज़। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि टेबल कुर्सी ही सच्ची कोचिंग है जी। लेकिन उस बीच में नेगेटिविटी, कई बार निराशाजनक स्थिति आना, कई बार अपने आप को इस फील्ड के लिए उपयुक्त नहीं पाना, ऐसा माइंड में आता है, अक्सर विद्यार्थियों के मन में आता है। क्या आपके मन में इस प्रकार का आया, और यदि आया तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हर एक कैंडिडेट के मन में, जो भी तैयारी कर रहा है, उनके मन में डीमोटिवेशन बिल्कुल आता है तैयारी के टाइम। बहुत बार ऐसा लगता है कि छोड़ दे या हम शायद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सेल्फ डाउट की कंडीशन रहती है। तो उस कंडीशन के अंदर मेरे साथ में भी ये चीज़ें होती थी, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उस चीज़ को इतना ज़्यादा हावी भी नहीं होने देना है खुद के ऊपर कि आप बिल्कुल डाइवर्ट हो जाओ पढ़ाई से ही और आपका ध्यान पूरा उसी चीज़ में रह जाए, आप टेंशन ही कर रहे हो, स्ट्रेस ही ले रहे हो, तो ये चीज़ जो है वो नहीं होती। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये स्ट्रेस होता है वो तब आता है जब हम रिज़ल्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। अगर आप रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोच के सिर्फ अपना काम करते रहोगे, जो कि आपका है पढ़ाई करना, वो ही करोगे, तो फिर आपको स्ट्रेस जो है वो मिनिमम होगा। तो ये चीज़ है कि जो ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि फोकस रिज़ल्ट पर नहीं करके अपने आप पर फोकस करना है, सबसे बड़ी बात है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं भी यही कहना चाहूँगा कि रिज़ल्ट पर फोकस नहीं करके अपने आप पर फोकस करें, रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। दूसरा, आपका प्री मेंस इंटरव्यू, उस तीनों के दौरान आपकी रणनीति क्या थी? प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों की तैयारी ज़्यादातर इंटीग्रेटेड होती है, दोनों की साथ में ही तैयारी होती है। लेकिन जब आरएस की वैकेंसी आ जाती है तो उसके बाद में प्रीलिम्स मोड के ऊपर स्विच हो जाना चाहिए, और उस टाइम जैसे 2-3 महीना जो भी है प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करो, और उस तैयारी के अंदर फैक्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स जो कि प्रीलिम्स के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स, रीजनिंग, इनके ऊपर फोकस करो ताकि प्रीलिम्स जो है वो निकल जाए, वो एक केवल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। उसके बाद में मेंस के लिए जैसे एथिक्स, पबएड, 6 जो छोटे सब्जेक्ट्स रहते हैं, और हिंदी, इंग्लिश जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इसमें, वो सब अच्छे से तैयार करो। तो ये मेंस के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। उनके अलावा जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये जो सब्जेक्ट्स है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते ही, इनका तो बेस पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। प्रीलिम्स देने से पहले ही इनमें आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जानी चाहिए। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ो, 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए ताकि जो करंट में क्या चल रहा है उसके बारे में अवेयरनेस आ जाए। और साथ ही बोलने की जो स्किल होती है उसको भी थोड़ा बहुत डेवलप करना भी ज़रूरी है। साथ में
एक जो मिरर के साथ में प्रैक्टिस करते रहिए ताकि बिल्कुल, बोलने का mirror practice कॉन्फिडेंस जरूरी आता है, है। हाँ। तो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो हर एक पर्टिकुलर स्टेज के लिए। मैं सबसे बड़ी बात तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो रिटन प्रैक्टिस की है, उस रिटन प्रैक्टिस का आपको बेस जो बना है, क्योंकि सिर्फ याद करने से जब तक उसको कुशलता के साथ राइट डाउन नहीं किया जाता, तब तक सिलेक्शन के आप इर्द गिर्द भी नहीं भटक सकते। तो उसको कैसे आपने प्रिपेयर किया? उसके लिए पहले से फर्स्ट ईयर से क्या प्लानिंग रही कि आपने अपनी भाषा सुदृढ़ता पर स्किल हासिल की? मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि जो आरएस मेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें हमें जो लैंग्वेज लिखनी होती है वो सिंपल और आसानी से समझ में आने वाली लैंग्वेज लिखनी होती है। वहाँ पे हमें ज़्यादा साहित्यकार बनने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये है कि स्किल से मतलब ये है कि आप वो सब चीज़ें लिखो जो कि क्वेश्चन में डिमांड की जा रही है। मेन होता है कीवर्ड्स, कीवर्ड सारे आ जाने चाहिए आंसर्स के अंदर। और उस चीज़ के लिए मैं ये करती थी कि डेली जो है कम से कम एक आंसर तो लिख ही लेना चाहिए, 10 मार्क्स का स्पेशली। ताकि क्या होता है कि जो हमारी कमियां रहती है वो हम सीखते जाते हैं टाइम टू टाइम कि हमें किस चीज़ में कमी रह गई। और फिर टॉपर्स की कॉपी के साथ में मैच करनी चाहिए खुद के आंसर्स की, उन्होंने कैसा लिखा था और हमने कैसा लिखा और हम में क्या कमी रही, उससे हमें सीखना चाहिए अपने सेल्फ लेवल के ऊपर। और साथ में जब मैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैं 9th क्लास में थी, तो हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर मैंने पापा के गाइडेंस में पढ़ी थी। तो उससे जैसे मात्रा, स्पेलिंग्स, तो वो इम्प्रूव हो चुकी थी। तो ये भी मेंस के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कम से कम कमियां करो, कम से कम मात्रा गलत तो मत ही करो। तो ये चीज़ें रहती है। बहुत ही अच्छा बताया आपने कि तैयारी के दौरान आपकी भाषा सुदृढ़ता पर विशेष रूप से फोकस रहना चाहिए और प्रतिदिन आप कम से कम एक आंसर राइटिंग करो। ये सबसे बहुत ही अच्छी बात है। और मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए यही कहना चाहूँगा कि अपने भाषा कुशलता पर विशेष रूप से फोकस करें। अब आप ये बताइए कि आपका डेली रूटीन क्या था, आपकी हॉबी क्या थी, आप कितने घंटे पढ़ती थी, इसके बारे में आप बताइए। जी, सुबह मैं उठती थी 7, साढ़े 7 बजे लगभग। उसके बाद में दूध पी के पढ़ने बैठ जाती थी और मैं 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ती थी। उसके बाद मैं एक स्मॉल ब्रेक लेती थी 10:30 बजे के आसपास, उसमें नाश्ता कर लेती थी और नहा भी लेती थी। तो वो आधा घंटा या पौन घंटा उसमें हो जाता था। उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठती थी और 1:30 बजे मैं लंच करती थी। एंड देन उस टाइम मैं 1 घंटे का ब्रेक लेती थी। 2.5 घंटे से वापस पढ़ाई स्टार्ट करती थी, कंटिन्यू पढ़ती थी शाम को 5 या 6 बजे तक, जितनी कैपेसिटी है। उसके बाद मैं वापस ब्रेक लेती थी आधे घंटे का, फिर वापस पढ़ती थी 1 आधा घंटा और फिर उसके बाद में डिनर होता था और वापस स्टडी। तो ये मेरा रूटीन रहता था और नाइट में 11:30 बजे तक सो जाया करती थी। क्या इस रूटीन के दौरान आप अपने मित्रों से, आपकी फ्रेंड्स से या कहीं पर बाहर घूमने के लिए आप गए क्या? रेगुलर बेसिस पे तो नहीं होता था ये मेरा, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर होता था कि महीने में एक बार चली गई। दोस्तों से तो मेरा मिलना बहुत ही कम होता था, 2-3 महीने में कोई एक आध बार मैं मिलती थी। लेकिन ये ज़रूर है कि खुद के लिए भी मैं टाइम ज़रूर निकालती थी। मुझे मूवीज़ देखना पसंद है तो महीने में मैं एक मूवी तो देख ही लेती थी, क्योंकि ये होता है कि पढ़ते पढ़ते इंसान भी परेशान हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है, तो थोड़ा बहुत फ़न के लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी होता है। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि पूरा रूटीन स्वयं पर केंद्रित होता था और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ रूप से संतुष्ट रखने के लिए, अपनी खुशी के लिए आप कभी कभार बाहर निकल जाया करते थे। रूटीन में ऐसा नहीं था। चलिए, आपकी रणनीति के अंदर कौन सी बुक्स, कौन से रिसोर्सेज जो आपके लिए यूज़फुल रहे, उसके बारे में आप तैयारी करने वालों को क्या कहना चाहोगे? अगर मैं आरएस की प्रिपरेशन की बात करूँ या आरपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम की बात करूँ तो उसके अंदर राजस्थान जीके तो पूछा ही जाता है। राजस्थान के लिए जो भी पापा ने पढ़ाया उसके ऊपर मैं डिपेंडेंट थी पूरी की पूरी। कोई और मैंने रिसोर्सेज नहीं देखे थे, सिर्फ पापा के ही नोट्स पढ़े थे, उन्हीं को याद किया था और क्लासेस अटेंड की थी पापा की।
और रही बात पॉलिटिक की, तो इंडिया की पॉलिटिक के लिए लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी थी, और जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है उसके लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। बाकी जो हिस्ट्री है वो पापा ने अच्छे से करवा ली थी, एंशिएंट और मिडिवल, और उसके साथ में एनसीईआरटीज़ भी पढ़ी थी। ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ी थी। मैथ्स रीजनिंग जो है वो यूट्यूब से देख के कर लेते थे, प्रैक्टिस उसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइंस जो है वो भी टेलीग्राम के ऊपर या यूट्यूब से या कोचिंग ज्वाइन करके साइंस कवर कर लिया था। और मेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स रहते हैं एथिक्स वगैरह, तो उसके लिए मैंने कोचिंग ली थी, तो कोचिंग से कर ली थी। कोचिंग आपने मेंस के टाइम ली, कितने महीने तक कोचिंग ली, और उस दौरान आपका कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर हुए? मेंस के लिए कोचिंग मैंने प्रीलिम्स के बाद में ली थी, जब मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया था, और जयपुर से ली थी। वो लगभग 3-4 महीने की थी, और उसके अंदर जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये तो मेरे ऑलरेडी तैयार ही थे, लेकिन हाँ उसका वैल्यू एडिशन या एक तरीके से बोल सकते हैं पॉलिशिंग वहाँ पर हो गई थी। एथिक्स, पबएड, 6 छोटे सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सब मैंने कोचिंग से तैयार किए थे। क्या आपके पास कोई ऐसे विचार थे या कोई ऐसा थॉट था या आपकी कोई ऐसी हैबिट थी जिसने आपको आरएस बनने में मतलब आगे बढ़ाया? एक थॉट था मेरा, जो कि मेरे बड़े भैया गोवर्धन वैष्णव ने मेरे दिमाग में डाला था। वो ये था कि वो मुझे हमेशा से सिखाते थे कि हमें ब्रेन को कंट्रोल करना है, ना कि ब्रेन हमें कंट्रोल करे। तो ये जो थॉट था, इससे मुझ में डिसिप्लिन आया था, क्योंकि मैं ये चीज़ समझ गई थी कि ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं हमें अपने अकॉर्डिंग चलाएगा, बट हमें ब्रेन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, ब्रेन को हमारे अकॉर्डिंग हमें चलाना है। दूसरी अगर हैबिट की रही बात, तो हैबिट ये थी कि सुबह उठते ही मुझे किताब ही हाथ में लेनी है और कुछ हाथ में नहीं लेना है। ये मेरी आदत बन गई थी, क्योंकि सुबह अगर मैं किताब देख लेती थी एक बार, तो मेरा पूरा दिन स्टडी ओरिएंटेड होता था, और अगर सुबह किताब हाथ में नहीं ली तो पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता था। तो ये एक मेरी आदत थी कि उससे मैं पूरा दिन पढ़ पाती थी। सुबह उठते ही पढ़ाई करती थी, तो पूरा जो डे की स्टार्टिंग अच्छी होती थी, तो एंडिंग भी सेटिस्फाइड होती थी। बहुत ही अच्छी बात बताई कि आप शुरुआत में, मॉर्निंग की शुरुआत में जिस कार्य में लग जाते हैं, पूरे दिन उसी कार्य को करने की इच्छा होती है। ये ऐसा मैंने भी फील किया है और ऐसा होता है। और नए स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी तैयारी के दौरान सुबह सुबह जिस कार्य में आप लग जाएंगे, उसी कार्य का पूरा दिन का रूटीन रहेगा, और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी बात को फॉलो करते हुए लोग सेलेक्ट होते हैं, और सिलेक्शन का सबसे बड़ा राज भी यही है। यदि आपने मॉर्निंग में कुछ ऐसा वैसा काम शुरुआत कर दी, तो पूरे दिन उसी में आपका माइंड लगा रहेगा। अब आप अपनी सफलता की इस यात्रा के अंदर 2 शब्दों में समेटने का प्रयास करें कि किस प्रकार कम से कम शब्दों में आप ये बता सकें कि मेरी सफलता की यात्रा कैसी रही। अगर मैं इन्हें 2 शब्दों में बताना चाहूँ तो मैं बोलूँगी इंस्पायरिंग और चैलेंजिंग। ये मेरी यात्रा रही। कैसे पढ़ाई के दौरान रिवीजन का कोई महत्व था, या शॉर्ट्स नोट्स आपने कैसे तैयार किए, तो उसके बारे में आप ऑडियंस को बताइएगा। जी, शॉर्ट नोट्स एक रिवीजन का ज़रिया है। अगर शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, और रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम के अंदर, बिकॉज़ सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जब आप उसको रिवाइज़ करोगे तो एक एक चीज़ आपको अच्छे से याद होगी, और उससे हेल्प होगी आंसर राइटिंग के अंदर और स्पीड के अंदर। अगर याद है चीज़ें तो फिर स्पीड भी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली आंसर लिखने की। और दूसरी चीज़ शॉर्ट नोट्स की, तो शॉर्ट नोट्स मैं ऐसे बनाती थी कि पहले कोई पेपर है सपोज़, और उसको मैं 2-3 बार पढ़ लेती थी, याद कर लेती थी, फिर ही शॉर्ट नोट्स बनाती थी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, पहले पेपर पढ़ लिया और फिर शॉर्ट नोट्स बनाने लग गए, तो आप पेपर को एज इट इज़ अपने दूसरे पेपर में छाप देंगे, तो वो शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं। जब आपको पहले से अच्छे से याद होगा वो पेज, तो आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और वो अपने शॉर्ट नोट्स में डालेंगे, जो कि आपको एट द एंड एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बीच ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि वो जिस किसी सफल इंसान को देखते हैं तो वो यही बात करते हैं, आप कैसे नोट्स बनाएं, आपके नोट्स दे दो। तो आपके विचार में क्या किसी अन्य के नोट्स आप किसी तैयारी करने के वाले के लिए काम में आ सकते हैं, या सेल्फ मेड नोट्स ही काम आते हैं? मेरा ये मानना है कि आप जब तक खुद के हाथ से नोट्स नहीं लिखोगे तो वो चीज़ आपको याद नहीं होगी अच्छे से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि नोट्स खुद ही लिखो।
आप भले दूसरे से ले लो लेकिन हैंड रिटन आपके ही होने चाहिए, तो आपको चीज़ अच्छे से समझ में भी आएगी और याद भी होगी। तो खुद के नोट्स होते हैं तो उसकी तो होड़ ही नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आपका एकेडमिक लेवल अच्छा था, शुरू से एबो 90% की आप स्टूडेंट रही है। कुछ बालक बालिकाएं, कुछ छात्र जो एवरेज लेवल से होते हैं, 60% लेवल के होते हैं, क्या वो इस प्रकार की तैयारी करके सफल हो सकते हैं? उनके लिए आप क्या रणनीति निर्धारित करेंगे? उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? एक चीज़ है जिसमें मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, वो ये है कि स्कूल में जितने भी परसेंटेज होते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे। फ्यूचर में क्या करेंगे ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कितने सीरियस हो उस चीज़ को लेकर के और कितनी मेहनत कर रहे हो उसके ऊपर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में भी मोर देन 50% ऐसे बच्चे जो एवरेज हैं, जिनके 50% बने हैं, लेकिन फिर भी वो आज की डेट में IAS RS जैसे एग्ज़ाम क्लियर करते। और दूसरी बात यह है कि अगर जो एवरेज स्टूडेंट होता है तो ये ज़रूर है कि वो मेहनत करेगा ज़्यादा, तो वो पास होगा एग्ज़ाम के अंदर। तो मेहनत ही एक की है और सही मेहनत, स्मार्ट वर्क एक की है जो कि सिलेक्शन लेकर आता है। आजकल स्टूडेंट्स के बीच लाइब्रेरी का घर पर रहकर पढ़ने का चलन है। कुछ लोग ज़्यादातर लाइब्रेरी को पसंद करते हैं। क्या लाइब्रेरी में रह कर के ही पढ़ाई की जा सकती है या घर पे भी की जा सकती है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वैरी करती है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे घर पे वैसा माहौल मिला कि मैं घर पे पढ़ पाई। मेरा सेपरेट रूम था, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, तो मेरी घर पे ही पढ़ाई अच्छे से हो जाती थी। तो मैंने कभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी, 1 घंटा भी मैं कभी लाइब्रेरी में जाके नहीं पढ़ी हूँ। बट ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जिनका घर में माहौल नहीं होता है, डिस्टर्बेंस रहता है, तो उनके लिए फिर लाइब्रेरी ही अच्छा ऑप्शन रहता है ताकि वो बिना डिस्टर्ब हुए पढ़ाई कर सके। आपका जब पहली बार आपने रिजल्ट देखा, आपका चयन हुआ, उस समय में पहली बार आपने किसको बताया और उसके बाद आप लगातार किस प्रकार फील कर रहे हैं? मैंने जब रिज़ल्ट देखा था तो मम्मी पास में बैठी हुई थी और उनके साथ में ही मैंने रिज़ल्ट देखा था। और उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई रिज़ल्ट देख के, उन्होंने मुझे गले भी लगाया। और जब मैंने अपनी रैंक देखी थी अपने रोल नंबर के आगे, तो मेरे को फ़र्स्ट फीलिंग ये आई कि चलो एक बार मैं इस एग्ज़ाम में पास हो गई, एक बार एंट्री हो गई मेरी। तो वो चीज़ जो है वो एक मोटिवेशन का भी काम की मेरे लिए, आगे और अच्छा करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। तो आप न्यू स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे और आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले और उसका क्या प्रभाव रहा, उसको आप शेयर कीजिएगा। जी, मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहती हूँ कि मार्केट की बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, जितना हो सके इन सब बातों से दूर रहो, क्योंकि ये सब जो है चिट चैट है और ये आपके एग्ज़ाम में किसी काम की नहीं है। तो आपको बस अपने किताबों को दोस्त बनाना और पढ़ाई करनी है। और दूसरी बात मेरे इंटरव्यू के मार्क्स की रही, तो मुझे 100 में से 40 मार्क्स मिले हैं और मुझे इस चीज़ के लिए कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई हो और मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ नेक्स्ट टाइम, और मैं ज़रूर डेफिनेटली मैं करूँगी इम्प्रूव। और स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं भी अपने ऊपर ये चीज़ अप्लाई करती हूँ और आप भी करिए तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आपने अपनी ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के टाइम में प्रारंभिक तैयारी जो की, फाउंडेशन जो तैयार किया, उसके लिए क्या आपने कोई कोचिंग ली या सेल्फ लेवल पे किया? ये कैसे किया? क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपकी 2021 में ही आपका चयन हुआ और 2021 में ही आपने ग्रेजुएशन की। तो ये सब मैनेजमेंट कैसे किया? क्या इसके लिए कोई पूर्व प्रिपरेशन की आपने? RS स्पेसिफिक की बात करूं तो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरे ये जो RS की जर्नी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसने 2020 में कोविड पैंडेमिक आया था और मैंने जैसे कि बताया ग्रेजुएशन मैंने अजमेर से की है। तो उस समय 2020 में लॉकडाउन लगा हुआ था और मुझे घर पे रहने की अपॉर्चुनिटी मिली थी बहुत अच्छी। तो मैं पापा के पास में पढ़ती थी और वहीं से मेरा जो RS का बेस है वो बना था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, राजस्थान जीके, ये सब वहीं से मेरा तैयार हो चुके थे ये सारे सब्जेक्ट्स। पापा की जो जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस चलती है जालोर के अंदर ही, उसमें मैं बैठा करती थी और वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही, क्योंकि पापा हमेशा क्वेश्चंस पूछते थे, जो भी पढ़ाया वो रैंडमली कुछ भी पूछ लेते थे, तो वो चीज़ हम याद करके जाते थे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छे से होती थी, चीज़ें रिकलेक्ट हो जाती थी और टिप्स के ऊपर याद थी चीज़ें।
स्पेशली राजस्थान तो बहुत अच्छे से। तो ये चीज़ें जो है मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी कि मैं ग्रेजुएशन के तुरंत बाद एग्ज़ाम में अपीयर हुई और मेरा जो है इंटरव्यू कॉल हुआ। आजकल ज़्यादातर लोग YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखते रहते हैं, एक ही लेसन के 5-5, 7-7, 10-10 वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं। क्या ये सिलेक्शन में योगदान कर सकता है या वास्तव में अपना टाइम ही खराब करते हैं वो? आपने सही बोला कि लाइब्रेरी में बच्चे बैठ के रील्स देखते हैं, क्योंकि आज रील कल्चर काफ़ी चल रहा है। तो उसमें मैं बस एक ये कहना चाहती हूँ कि उस समय बच्चा ये तो नहीं समझ पाता कि वो रील देख रहे हैं तो कितने सेकंड्स कितने मिनट्स बर्बाद कर रहा है, उनको उस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होता है। जब वो बंद करके बैठते हैं मोबाइल तब उनको पता चलता है कि वो हमारे 2 घंटे चले गए, 3 घंटे चले गए। तो वो चीज़ जो है वो एक तरीके से टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है, इससे एकदम दूर रहना चाहिए। रील्स देखने से अगर बचना है तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहो। और रही बात यूट्यूब की, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हो तो ही सोशल मीडिया आप यूज़ करो। अदरवाइज़ आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो बंद करके साइड में रख दो, अपने पास में कीपैड वाला फ़ोन रखो सो दैट आप बात कर सको अपने पेरेंट्स से। अदरवाइज़ अगर आपको खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप ये चीज़ करो, और अगर है तो आप मिसयूज़ मत करो उस चीज़ को, सही प्रॉपरली तरीके से मोबाइल का यूज़ करो केवल पढ़ाई के अंदर, तो ही आपको ये चीज़ बेनिफिट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि मोबाइल एक घातक है, ऐसी बीमारी है जिसमें अंदर रील के अंदर घंटों गुजर जाते हैं और कई बार तो किसी एक ही टॉपिक को लेकर के 10 बार देखना। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे, अलग अलग 10 नोट्स से पढ़ना चाहिए या एक ही नोट्स को बना करके उसी को बार बार पढ़ना चाहिए? इसके लिए मैं एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि जो नोट्स आपको सबसे ईजी लग रहे, समझ में आ रहे, उसको पकड़ लो, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, याद कर लो, समझ लो, और फिर उसके बाद में आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है तो सेको हाथ में लो और उसको पढ़ो और उसमें से कुछ ऐड करके पहले वाले नोट्स में ही उस बीच में अलग पेन से लिख लो। उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा नोट्स पढ़ोगे तो जो आपने एक नोट्स अच्छे से पढ़ा वो भी आपको याद नहीं रहेगा और एग्ज़ाम के अंदर वो चीज़ किसी काम में नहीं आएगी। एक ही नोट्स को अगर आप बार बार रिवाइज़ करोगे तो वो आपको चीज़ याद होगी, और याद होगी तभी आप उसको लिख पाओगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो अल्टीमेट जो मोटिव है वो यही है कि आपको वो क्वेश्चन याद होना चाहिए और उसको आप सॉल्व कर पाओ। ये नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ो केवल, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो हेल्प नहीं कुल करेगा। मिला के मल्टीपल रिवीजन पर आप जोर देना चाहोगी। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। आपने टेस्ट सीरीज का क्या आपके इस सिलेक्शन के अंदर कुछ रोल है? आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उससे क्या आपको बेनिफिट हुआ, या टेस्ट सीरीज और कोचिंग दोनों ज्वाइन की? तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके सिलेक्ट हुआ जाए या पहले पूर्व तैयारी करके फिर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया जाए? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि टेस्ट देने के लिए आपका बेस अच्छा होना चाहिए, आपको कंटेंट आना चाहिए तो ही आप टेस्ट दे पाओगे, अदरवाइज़ वो काम का नहीं है। तो पहले कंटेंट आप प्रिपेयर करो, अच्छे से समझ बढ़ाओ अपनी, और फिर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो ताकि आप जो एफिशिएंसी है वो इफ़ेक्टिवनेस है वो ला सको टेस्ट दे करके। और मैंने भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, लेकिन एक हद तक कंटेंट प्रिपेयर होने के बाद, और टेस्ट से ये फ़ायदा हुआ था कि मैं अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाई थी, और सेकंड अपनी कमियों को पहचान पाई थी और उनको सुधार पाई थी। जो भी मुझे फीडबैक्स मिले थे उसके ऊपर मैंने काम किया था। तो टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए साहब, आज के इस पॉडकास्ट में आपके साथ जो वार्ता हुई बहुत ही अच्छा लगा, और मैं ये मानता हूँ कि प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएँ और भी जो लोग देखेंगे इसे, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा ये पॉडकास्ट। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपनी पॉडकास्ट को समाप्त करता हूँ।